नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुक्ला। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बीजेपी में पहले चरण के प्रत्याशियों का मंथन पूरा हो चुका है। अगले सप्ताह तक जारी होगी 14 सीटों के प्रत्याशियों की सूची। विपक्षियों के गढ़ में कमल खिलाने की रणनीति, प्रत्याशियों को लेकर रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को सौंपी। एक एक सीट को लेकर दिल्ली की बैठक में हुआ मंथन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह रहे मौजूद। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बी एल संतोष और सीएम की मौजूदगी में हुआ मंथन। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। भूपेन्द्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने सौंपी रिपोर्ट। 2019 में हारी सीटों को जीतने पर बीजेपी ने तैयार की है रणनीति। समिति की बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर लगेगी अंतिम मुहर। ओपी राजभर को एक या सशर्त 2 सीटें मिलने की उम्मीद। मैनपुरी, रायबरेली, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल पर मंथन पूरा। बिजनौर, नगीना, सहारनपुर, लालगंज, गाजीपुर पर मंथन पूरा। जौनपुर, घोसी, अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, रामपुर, आजमगढ़ पर फोकस। रालौद ने भी बागपत के अलावा बिजनौर, अमरोहा, नगीना सीटों की मांग की। आरएलडी को 2 या सशर्त 3 सीटें मिलने की उम्मीद। जौनपुर, घोसी, अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, रामपुर, आजमगढ़ पर फोकस। बीजेपी में पहले चरण के प्रत्याशियों पर मंथन पूरा। भूपेन्द्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने सौंपी रिपोर्ट। और इसी खबर पर हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे। संदीप मिश्रा हमारे संवाददाता लखनऊ से। श्वेता दुबे जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। श्वेता जी, बहुत बहुत स्वागत है। संदीप, सबसे पहले तो क्या कुछ अपडेट है? 2019 में जो सीटें बीजेपी द्वारा हारी गई थी, उन सीटों पर मंथन बीजेपी ने साफ तौर पर किया। साथ ही साथ अगले हफ्ते तक शायद प्रत्याशियों की सूची जारी की जा सकती है। बिल्कुल, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव बहुत तेजी दिखाई जा रही है। अगर कहा जा सकता है कि किस तरीके से तेजी दिखाई जा रही है, उसका कल जो बैठक हुई दिल्ली में वो प्रमाण देता नजर आ रहा है। यानी कि साफ है कि जिस तरीके से 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सीटें हारी थी, उन सीटों पर सबसे ज्यादा मंथन करने पर विचार कर रही है। यानी कि लगातार उनकी बैठकें कर रही है, उनकी समीक्षा करती हुई है। अब उनकी रिपोर्ट जो है वो सौंप दी गई है। यानी आने वाले समय में बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी उन हारी हुई सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम जो है वो
घोषित कर देगी। लेकिन उससे पहले किस तरीके से उन्होंने दिल्ली में एक बैठक बुलाई और दिल्ली में बैठक की अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे, प्रदेश अध्यक्ष वो मौजूद रहे, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे, संतोष मीणा मौजूद रहे। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पहले से आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के रणनीति बनानी शुरू कर दी है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी उन सीटों को जीत करके सामने लाए जहां पर उनको पिछले 2019 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। हम अगर बिजनौर की बात करते हैं तो बिजनौर में उनके हार का सामना करना पड़ता है। नगीना हम क्षेत्र की बात करते हैं, लोकसभा की बात करते हैं, वहां पर उनको हार का सामना करना पड़ा था। तो बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में के हुए चुनाव में, जहां पर अगर देखा जाए समाजवादी पार्टी और बसपा एक साथ आकर के चुनाव लड़ी थी, वहां पर बीएसपी को कहीं ना कहीं फायदा मिला था। और बीएसपी को फायदा इस वजह से मिला था क्योंकि जहां पर बीएसपी वोट बैंक बहुत अधिक था, उस पे कैसे सेंधमारी की जाए भारतीय जनता पार्टी की, ये अपनी एक सोच है और उसी तर्ज के देखा जा रहा है कि उसी पे आगे बढ़ रही है। यानी कि बहुत जल्द से उन हारी हुई सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर देगी भारतीय जनता पार्टी। इसके साथ ही साथ वहां का जो फीडबैक मिला है उस फीडबैक के आधार पर इस बार घोषणा करने के इरादे में है। यानी साफ है कि आने वाले समय में जल्द से जल्द, बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी अपने लोकसभा प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करनी शुरू कर देगी। इसके साथ ही साथ में भारतीय जनता पार्टी पर सबसे ज्यादा मंथन हो रहा है कि कहां पर किस प्रत्याशी को उतारा जाए जहां से हमको हम जीत हासिल हो। यानी कि साफ है कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कमर जो है वो पूरी तरीके से कस ली है। जी बिल्कुल संदीप, वापस आता है आपके पास। श्वेता दुबे जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्वेता जी, बीजेपी ने मंथन करना शुरू कर दिया था बहुत पहले से ही, और अब जो बीजेपी की हारी हुई सीटें हैं उन पर भी फोकस किया जा रहा है कि कैसे अन्य राजनीतिक दल जिन्होंने उस पर अपनी पैठ बनाई थी उनको कैसे हराना है, इस पर मंथन शुरू है। साथ ही साथ संभावित अगले हफ्ते तक सूची जारी कर दी जाएगी। अनम्यूट कीजिएगा। हम मंथन अभी नहीं कर रहे हैं, हम तो कहा जाता है 365 और 24 साल लगातार काम करते हैं। हम कभी भी आराम करने वाले लोगों में से नहीं है और इसके लिए कोई स्पेशल बैठक तो खैर नहीं कर रहे हैं। हमारा संगठनात्मक ढांचा इतना मजबूत है और हमारी ये रणनीति है कि जो हमारी हारी हुई सीटें थी, मतलब जो हमसे मिस हो गई थी, जैसे मैनपुरी, रायबरेली, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, इस तरह, और ये क्षेत्र विशेष लोगों की सीटें थी कि इन पर मतलब उन विशेष लोगों का ही एकाधिकार माना जाता था। इस वजह से उदाहरण लीजिए रायबरेली में हमको खुद ही वॉक ओवर मिल गया है, कांग्रेस ने हमको वॉक ओवर दे दिया है। और हमारी इसे कहना चाहिए एक सुगठित राजनीति और हमारा काम, हम किसी व्यक्ति विशेष, किसी जाति विशेष, किसी समाज विशेष के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। हम अपने काम के आधार पर ही चुनावों में जाएंगे और निश्चित रूप से हम अपने काम के आधार पर ही फिर से सरकार बनाएंगे और इसकी हमको पूरी संभावना है और हमारी जीत तो सुनिश्चित है। बस हम इसके लिए प्रयासरत है कि हम ज्यादा से ज्यादा मतों से जीते और भारी अंतर से हम विपक्षी दलों को हराएं। यही हमारी रणनीति का मुख्य हिस्सा है। ठीक है, अगर हम बात करें आरएलडी का भी 2-3 सीटों पर बंटवारा होना है और उसको लेकर भी रणनीति चल रही है, मंथन चल रहा है। आरएलडी के कई नेता नाराज नजर आ रहे थे बीजेपी के साथ गठबंधन करने को लेकर, ऐसी भी खबरें हैं, क्या कुछ कहना चाहती है इस पर? ये सब खबरें निराधार हैं। जब आरएलडी प्रमुख हमारे साथ आ गए हैं तो निश्चित रूप से वो विचार करके आए हैं, हमारी रीति नीति से वो वाकिफ है और उसी के अनुसार उनको सीटें मिलेंगी और हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और सिर्फ आरएलडी की बात नहीं है, राजभर जी भी हमारे साथ हैं और निश्चित रूप से हम सब मिलके 2024 में मोदी जी की जो हमको एक आंकड़ा दिया गया है, हम सब अवश्य उसको पार करेंगे और भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। ठीक है श्वेता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए भी। और मुद्दे की बात में बात कर रहे हैं, बीजेपी का राजनीतिक मंथन शुरू हो गया है। आपको बता दें कि अगले हफ्ते संभावित 14 प्रत्याशियों की सूची बीजेपी जारी कर देगी। चर्चा इसी पर कर रहे हैं, मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं नीरज कुमार जी, बीजेपी प्रवक्ता, और राघवेंद्र सिंह राजू जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। नीरज जी, आपके पास आते हैं। 14 प्रत्याशियों की सूची संभावित अगले हफ्ते जारी कर दी जाएगी। तमाम मंथन और तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी इन प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी, क्या कुछ कहना है सबसे पहले इस पर? देखिए, यूपी में जो सपा और कांग्रेस का जो समझौता हुआ है
वह आपसी मजबूरी और अंतर विरोध का समझौता है। उनके कोई मतलब ऐसा नहीं है कि उनकी नीयत मिलती हो, उनके विचार मिलते हो, उनके वोटरों के मिजाज मिलते हो, यह भी नहीं है। यह एक मजबूरी में किया गया गठबंधन है जिसे जनता देख रही है। और इस बार तय मानिए यूपी में 80 की 80 सीटों पर एनडीए जीतने वाली है। क्योंकि एक बात है ना कि मोदी की बात में कोई ना कोई जादू जरूर है, जिसने भी सुनी उसके जिगर तक उतर गई। तो मोदी जी की बातों पर लोगों को भरोसा है, मोदी की गारंटी पर लोगों को भरोसा है। बाकी चीजों पर लोग भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं करते। लोगों ने 70 साल तक 50 सालों तक कांग्रेस का शासन इस देश में देखा है, किस तरह से उन्होंने देश को लूटा। वो सिर्फ सरकार बनाने के लिए काम करते रहे, देश बनाने के लिए कभी काम नहीं किया। इस बात को जनता भली भांति समझ चुकी है। और अब इस देश में ये परफॉर्म की पॉलिटिक्स स्थापित मोदी जी ने कर दी। तो अब जो परफॉर्मेंस देगा, जो रिजल्ट देगा, जो डिलीवरी देगा, उसी की सरकार बनेगी। और निश्चित रूप से इसमें एनडीए और मोदी जी का कोई जोड़ा इस देश में नहीं है। ये कांग्रेस से गठबंधन कर लें नहीं करें, पहले भी लोग करके देख चुके हैं। अब देखिए साइकिल का हैंडल, हाथी सब खत्म हो गया था, कांग्रेस का हाथ सब साफ हो गया था, तो कहीं कुछ बचा नहीं था। एक तरफ लोटस है कमल, दूसरी तरफ लूट अस है, दूसरी तरफ लुटेरे लोग हैं, लूटने वाले लोग हैं। जनता सब कुछ समझ रही है। तय मानिए मोदी इज फॉर विजन एंड इंडिया अलायंस राहुल गांधी इज फॉर डिवीजन। तो देश एका की धागा में बंधना चाहती है, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, ना ही कि देश अब टुकड़ों में बंटने को तैयार है। इसलिए इनका कोई दाल नहीं गलने वाला। कहीं चुनाव में शून्य पर रहने वाले हैं, चाहे यूपी हो, बिहार हो। और इस बार हम लोग 400 पार का लक्ष्य मोदी जी ने रखा है, वह बड़े आराम से हम लोग उस लक्ष्य को पार करेंगे एज ए एनडीए। और एज ए पार्टी बीजेपी 370 को हम लोग निश्चित रूप से पार करेंगे, यह तय मानिए। इसमें कहीं कोई हम लोग को संशय नहीं है। ठीक है, वापस आते हैं नीरज जी आपके पास। हमारे साथ राघवेंद्र सिंह राजू जी भी जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र जी, अगर हम बात करें, समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले प्रत्याशियों की सूची जारी करके कहीं ना कहीं अपने आप को फ्रंट फुट पर लाया। और उसमें हमने देखा कि परिवार के भी बड़े सारे लोग थे, वरिष्ठ लोग थे, और जो पार्टी के काफी करीबी लोग थे उनके नाम शामिल थे। लेकिन बीजेपी में क्या होता है कि जो काम कर रहा है, कई राजनीतिक समीकरण, जाति समीकरण, इन तमाम बातों का ध्यान रख के सूची जारी की जाती है। अगले हफ्ते ये सूची जारी होगी, कैसे देख रहे हैं इसको? नहीं, अभी स्पष्ट ये बात नहीं है कि अगले हफ्ते जारी हो जाएगी। मैं समझ रहा हूं अभी राज्यसभा का चुनाव है, और राज्यसभा के चुनाव के बाद बहुत सारी चीजें स्पष्ट आएंगी, क्योंकि 11वां प्रत्याशी बीजेपी का जीतेगा या नहीं जीतेगा ये 27 तारीख को सामने हो जाएगा। लेकिन ये निश्चित तौर पर है कि आज हेलो जी 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 हेलो जी 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 आज पूरे देश में हेलो राघवेंद्र जी कंटिन्यू करिए प्लीज। अच्छा, क्या हो गया सुबह? हाँ, आज पूरे देश में जो स्थितियां हैं ये निश्चित तौर पर है कि भाजपा अपना जो दावा कर रही है प्रचंड बहुमत का, लेकिन मैं समझता हूं जो एनालिसिस है, जिस तरीके से पहले ये स्पष्ट नहीं था कि कांग्रेस के साथ गठबंधन होगा, और मैं समझता हूं जब कांग्रेस से गठबंधन हो गया तो पश्चिम बंगाल और आम आदमी पार्टी की जिस तरीके से गठबंधन की खबरें आई, तो मैं समझता हूं दिल्ली में भी 2 सीटों पर अब मैं समझता हूं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अलायंस मजबूत हुआ है। 5 सीटों पर भले ही वहां भाजपा मजबूत है। उत्तर प्रदेश में मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी करीब 72 सीटों पर बढ़त बनाए हुए थी, जो आंतरिक सर्वे चल रहे थे। लेकिन 40 सीटें ऐसी हैं जहां आम विधायकों में और सांसदों में आपसी मनभेद बहुत है, और ये जो अंतरकलह है, और एक खास तबका जो अपर कास्ट का है, क्योंकि आज देश की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो सिर्फ ओबीसी, दलित या अल्पसंख्यक इन मतों की ही ओर अग्रसर हैं। तो एक बहुत बड़ा तबका है समाज में। ये ठीक है कि आंकड़े अपने अपने बना करके, लेकिन यह भी स्पष्ट होगा कि कुर्सी पाने और अवसरवादिता की राजनीति में आपने देखा हो कि भारतीय जनता पार्टी के पास में भी 400 ऐसे लोग आए जो सांसद थे, विधायक थे, उनकी अपनी पार्टी के लोग नहीं थे। तो अभी बहुत सारे लोग बीजेपी में विलय करेंगे, बहुत सारे लोग बीजेपी में सामने आएंगे, और ये जो बता रहे हैं कि नहीं साहब हमारे लिए वॉक ओवर है, इतना
सफल नहीं हो पाएगा मैं समझता हूं, क्योंकि मैनपुरी जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है, उसके आसपास की जो सीटें हैं, मैनपुरी, एटा, आसपास की जो भी सीटें हैं, इसके साथ साथ कुछ पूर्वांचल की सीटें भी, जैसे आपने देखा, मैंने ये खबर कहा था कि बदायूं में प्रत्याशी चेंज हो सकता है, तो बदायूं में धर्मेंद्र यादव को चेंज किया गया, शिवपाल यादव जी को वहां टिकट दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है पहले भी बनी थी तो करीब 38%, 33.85% वोट उन्हें मिला था, और साथ में उनके साथ इतने सारे लगभग 50 छोटे छोटे दल मिला करके 43% में पूरे देश में ये सरकार चला रहे हैं। तो ये निश्चित तौर पर है कि सब कुछ मोदी जी पर केंद्रित है, और मोदी जी हमेशा क्या निर्णय लेंगे, एक एक सीट पर अभी सर्वे चल रहा है। सर्वे 27 तारीख तक विभिन्न एजेंसियां कर रही हैं, कई एजेंसियां 5 बार भारतीय जनता पार्टी ने सर्वे कराया है, तो ये तमाम चीजें स्पष्ट होगी। और जो 16 सीटें हैं जिन पर बीजेपी का फोकस है, मैं समझता हूं अगर वहां पर अपर कास्ट के लोगों को बीजेपी सम्मान देगी तो निश्चित तौर पर चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। लेकिन अगर उन्होंने वही, जैसे मैनपुरी में क्या हुआ, जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री को लड़ाया गया, तमाम चीजें की गई, लेकिन हसर क्या हुआ आपने देख लिया है। यही तमाम जगह जो उपचुनाव में भी आए, तो ये सारी चीजें हैं। अभी ये स्पष्ट दावा नहीं किया जा सकता जो कि हम 405 सीटें पूरे भारतवर्ष में ला रहे हैं। अलायंस दोनों तरफ से बन रहे हैं, अलायंस के बाद क्या होगा कि स्थिति स्पष्ट नहीं है। मैं समझता हूं कि बिजनौर की सीट पर जयंत कुमार जी के गठबंधन के बाद वहां पर हो सकता है कि एक दलित नेता है चंद्रशेखर रावड़ा जी, उनको हो सकता है समाजवादी पार्टी अपने गठबंधन में लाए। तो ये तमाम परिस्थितियां बदलेगी। महाराष्ट्र में भी आप देख रहे हैं कि आपस में जोड़ तोड़ जारी है। पश्चिम बंगाल में आपको मालूम है कि वहां पर 40 सीटों में 22 सीटों पर अभी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी है, 18 सीटों पर बीजेपी है। वापस आते हैं आपके पास, संदीप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी, इस बार रिपीट नहीं करना है, जो कैंडिडेट्स पहले थे, जो प्रत्याशी पहले थे, इस बार माना जा रहा है कि वो उन सभी को रिपीट नहीं किया जाएगा। इस बार एक नई लिस्ट होगी और इस बार फोकस ये किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा युवा लोगों को मौका दिया जाए। देखिए, ऐसी एक बात सच है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति लंबे वक्त से बनाती चली आ रही है और उसी रणनीति के तर्ज पर वो काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति बनाई है, जो सबसे पहले बनाई उन्होंने कि जो हारी हुई सीटें थी, 2019 के लोकसभा चुनाव हुए थे, उन चुनावों में कैसे उनको हार मिली थी, क्या कारण रहा था, इस पर उन्होंने मंथन किया है, इस पर उन्होंने चर्चा की है। साफ तौर पर उसके कई ऐसी कंपनियाँ थी जो कंपनियों ने वहाँ पर जा करके सर्वे किया है और सर्वे करने के बाद रिपोर्ट जो है दिल्ली सौंपी गई है। यानी कि साफ है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी उन सीटों पर मंथन किया है जो हारी हुई सीटें थी, अब इसके बाद स्पष्ट होगा कि कैसे वहां पर अपने प्रत्याशियों को उतारेंगे। जहां पर जिस प्रत्याशी का मनोबल बढ़ेगा, यानी कि कहा जा सकता है कि उस प्रत्याशी का उस क्षेत्र में अच्छा एक विकल्प होगा, एक अच्छा उभरता हुआ नाम होगा, उसको जो जनता के बीच में सर्वाधिक समय देता हो, उस प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी बना करके इस बार मैदान में उतारने का प्रयास करेगी। हालांकि जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी चर्चा कर रही है कि आखिर वहां पर अपने कौन से प्रत्याशी उतारे जाएं, उनके नामों की लिस्ट बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी सार्वजनिक करेगी उम्मीदवारों के नाम के, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उन सीटों को जीतने का पूरा विचार कर रही है जहां पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, और जिन सीटों पर उन्हें जीत का सामना करना पड़ा था जहां पर उनके प्रत्याशी जीते थे, वहां पर भी सर्वे कराया जा रहा है कि आखिर हमारे प्रत्याशी में कितनी दमखम बची है। तो यानी कि साफ है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ऐसे उम्मीदवारों को मौका देगी जिनका क्षेत्र में काम किया है, जिन्होंने क्षेत्र में रह करके जनता के बीच में रहे हैं, उन प्रत्याशियों को मैदान में उतारने का पूरा संदीप, वापस आते हैं आपके पास। नीरज जी, आप कैसे देख रहे हैं इस बात को कि भाई जो पुराने प्रत्याशी हैं उनका कितना अभी स्टारडम बचा है, या सर्वे जो कराया जा रहा है किन लोगों पर भरोसा जताया जाए, ये तमाम समीकरण जो है वो बीजेपी में साफ तौर पर नजर आने वाले हैं। प्रत्याशी जो है नए पुराने, वो तो जो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा वह रहेंगे, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी, इवन की नेहरू गांधी परिवार के लोग मैदान छोड़ के भाग रहे हैं यूपी से। देखिए, ये लोग फुलपुर को भूल गए, अमेठी में साफ हो गए, रायबरेली छोड़कर भाग गए। ये खुद ही मैदान छोड़ करके हम लोगों को वॉक ओवर दे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने मान लिया है कि 24 की लड़ाई जीतना इनके वश की बात नहीं है।
बस खाना पूर्ति ये कर रहे हैं। ये गठबंधन किन्हीं से इनका हो जाता है, उसी को ये बहुत बड़ी जीत समझ लेते हैं। चुनाव जीतना, चुनाव लड़ना तो इनका मुझे लगता है कि लक्ष्य ही नहीं है। जिस तरह से राहुल गांधी जी अभी चुनाव का समय है, उसको सीरियसली नहीं लेते हुए मोहब्बत की दुकान वाली यात्रा पे निकले, जिससे सिर्फ नफरत की पैदाइश हो रही है, सिर्फ नफरत उससे निकल रहा है। हाँ। और यात्रा के बीच में छोड़कर वो विदेश चले गए। तो ये लोग चुनाव को गंभीरता से ले ही नहीं रहे, इन्हें कोई मतलब नहीं है। और चूंकि इनको मालूम है कि जनता को इन पर भरोसा है नहीं, कि कुछ भी कर लें ये चुनाव जीत नहीं सकते, इसलिए ये लोग नॉन सीरियस रूप से चुनाव में लगे हैं। और हम लोग 24x365 दिन काम करने वाले कार्यकर्ता है। और तय मानिए, जो मोदी जी ने कहा है कि 370 से अधिक सीट बीजेपी अकेले लाएगी, और 303 सीट तो हमारा रहा है इसमें। सिर्फ हमें 67 सीट तो और जीतने की बात है, और पूरा का पूरा मैदान खाली है। जिसमें अब थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे तो 173 सीट ऐसे हैं पूरे देश में जहां की हम 2 बार कम से कम जीते हैं। 95 सीट ऐसे हैं जहां 3 बार हम जीते हैं। हाँ। और अभी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पांडुचेरी, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, इन सब राज्यों में मेरा बहुत शानदार प्रदर्शन होने वाला है। पूर्वी भारत में हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और तय मानिए वहां से बहुत बड़ी संख्या में लोकसभा जीतकर हम लोग इस बार आने वाले हैं। चलिए ठीक है। दक्षिण और पूर्वी भारत, ये तो हमें बहुत बड़ा इस बार। नीरज जी, प्रत्याशियों की सूची का इंतजार है और किन लोगों को ये जिम्मेदारी दी जाती है वो देखना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। संदीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र जी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मुद्दे की बात में बात कर रहे हैं, बीजेपी ने मंथन करना शुरू कर दिया है और बीजेपी अगले सप्ताह संभावित 14 प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है। मुद्दे की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।